तो अभी शुरू करते हैं सेशन। ये अपना लाइव सेशन कंप्लीटली यूपीएससी स्ट्रेटेजी और यूपीएससी का सिलेबस, कैसे हमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को अप्रोच करना है, ऑप्शनल कैसे डिसाइड करें, मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करें, सी सेट को कैसे अप्रोच करें, इन सारे जो तमाम आपके जो डाउट्स हैं उन सबको लेके ये सेशन होने जा रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने जा रहा है, तो प्लीज आप सब जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन से। सो आई थिंक नाउ वी कैन स्टार्ट। ठीक है, प्लीज आप एक बार यस कर दीजिए अगर आवाज प्रॉपर आ रही है और वीडियो प्रॉपर क्लियर है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम अशोक सोनी है। मैं राजस्थान के बीकानेर जिले से बेसिकली बिलोंग करता हूं और मैंने यूपीएससी। ठीक है, हाँ, ठीक है, आवाज आ रही है, थैंक यू मैम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अशोक सोनी है। मैं राजस्थान के बीकानेर जिले का रहने वाला हूं। इस बार गत वर्ष पिछले यूपीएससी सीएससी 2023 में मेरी 793 रैंक आई, जिसके बेस पर मुझे आईआरएस विच इज इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स अलॉट हुई। और अब इसके बाद मैं लबासना से ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद एनएडीटी नागपुर से ट्रेनिंग में हूं। और ये मेरा यूपीएससी में 5वां अटेम्प्ट था। और इससे पहले मैंने लगातार 4 अटेम्प्ट दिए लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन इससे पहले भी मैंने इंटरव्यू दिया था। तो हम इस सेशन को कुछ ऐसे रखेंगे कि कंपेयर करेंगे कि क्या गलतियां लास्ट मैंने अटेम्प्ट में की और क्या उनमें इस बार इंप्रूवमेंट किया, जिस वजह से पिछली बार मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया और इस बार आ गया। ठीक है, तो अब जर्नी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूपीएससी में मेरे कंप्लीट 5 अटेम्प्ट इसमें लगे मुझे फाइनल सिलेक्शन तक। और मैंने सबसे पहले अपने गांव से ही स्कूलिंग की और उसके बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैंने बीए कोर्स किया जिसमें हिस्ट्री और इंग्लिश लिटरेचर मैंने सब्जेक्ट रखा। और हिस्ट्री में ही आगे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसी को ही अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट किया। तो अब कुछ क्वेश्चन मेरे पास है, जनरल क्वेश्चन, जो कि आप में से बहुत से एस्पिरेंट के डाउट्स होंगे। सबसे पहले उन जनरल क्वेश्चन को लेंगे, उसके पश्चात हम जो आपके जो लाइव जो डाउट्स है, जो क्वेश्चन है, जो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उनको हम धीरे धीरे 1 बाय 1 उन क्वेश्चन की हम डाउट को सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक अगर आवाज एकदम क्लियर आ रही है तो एक बार प्लीज आप मुझे लाइव बता दीजिए। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब शुरू करते हैं। जो जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके डाउट्स रहते हैं, जो कि मेरे पास ये पूरी फाइल मैंने बना रखी है, तो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट के दिमाग में होते हैं कि सबसे पहला डाउट तो यही रहता है कि ये प्रीलिम्स को लेकर, सबसे मेन डाउट ये है कि प्रीलिम्स को लेकर कि ये रहता है कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें। और सी सेट, क्योंकि स्पेशली अगर हिंदी मीडियम की बात करें, क्योंकि मैंने खुद हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से क्लियर किया है, और स्पेशली जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं उनको एक बड़ा चैलेंज ये रहता है सी सेट का लेकर। तो हम प्रीलिम्स की बात करेंगे और प्रीलिम्स में जीएस प्लस सी सेट की बात करते हैं। ठीक है, और मैंने कैसे इसको अप्रोच किया, कैसे पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स फेल हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हो गया, थर्ड अटेम्प्ट में अगेन फिर से मैं प्रीलिम्स फेल हुआ। यानी कि अगर मैं अपने पूरे 5 अटेम्प्ट की जर्नी को देखूं तो मुझे लगता है कि सबसे मोस्ट डिफिकल्ट और मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट है वो है आपका प्रीलिम्स। जैसे शुरू करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, जीएस में रह गया। सेकंड में अटेम्प्ट में प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू कॉल भी आया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन रह गया। और उसके बाद में कंप्लीट 2 प्रीलिम्स, जिसमें 2022 में सी सेट नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो कि प्रीलिम्स एक बहुत ही डाइसी गेम बनता जा रहा है। और स्पेशली अगर 2023 2022 का अगर हम सी सेट का पेपर देखें तो और ज्यादा, प्रीलिम्स को कैसे हमें अप्रोच करना है। तो सिंपली जो मेरा इसमें प्रीलिम्स को लेके एक्सपीरियंस रहा है कि आपको सबसे पहले तो यू हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक्स। आपकी जो बेसिक एनसीईआरटी है वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसके पश्चात आपकी जो स्टैंडर्ड्स नोट्स है, जो स्टैंडर्ड्स बुक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है। एक बार मैं बहुत ही शॉर्ट रूप में प्रीलिम्स की जो बेसिक बुक्स है उसको मैं लूंगा। जैसे कि अगर आप प्रीलिम्स की बुक्स की बात करें तो पॉलिटी में मस्ट है कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ो। लेकिन अगर हम क्रम वाइज चलें, जैसे मेनली 6 बुक आपको, 6 सिलेबस आपको कवर करने प्रीलिम्स में,
जैसे हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैं रेफर करता हूँ कि आप आर एस शर्मा की जो एनसीईआरटी आती थी, ओल्ड एनसीईआरटी, उसको आप पढ़ सकते हो। और मिडावेल के लिए आप सतीश चंद्रा की बुक पढ़ सकते हो। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगर एनसीईआरटी पढ़नी है तो बिपिन चंद्रा, लेकिन अगर एक एडवांस स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है तो आप स्पेक्ट्रम कैरी कर सकते हो, ठीक। और ऑफ कोर्स आर्ट एंड कल्चर के लिए एक ही बुक है और वो है नितिन सिंघानिया। अब आगे बढ़ते हैं कि पॉलिटी। अब जो मेरा फंडा रहा है ना, वो मैं आपको बिल्कुल सिंपल बता देता हूँ कि आप एक किताब भले ही उसको बार बार पढ़ो, बजाय कि चार किताब अलग पढ़ो। जैसे मेरे और कई दोस्त हैं जो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत भी पढ़ेंगे, सुभाष कश्यप भी पढ़ेंगे, डीडी बासु भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, आप सिर्फ एक बुक पढ़ो, उसको बार बार पढ़ो। वो मतलब अक्सर आपने टॉपर्स को कहते हुए सुना होगा कि आप एक बुक पढ़ो, बार बार पढ़ो, बिल्कुल बेस्ट स्ट्रेटेजी है। क्योंकि आप भले ही आपको ये लगेगा कि एक बार में कि आपने एक बुक पढ़ी है और उसमें सब याद हो गया, लेकिन जब आप दोबारा पढ़ने जाओगे तो आप उसमें से कई चीजें ऐसी देखोगे जो बिल्कुल नहीं है। तो पॉलिटी के लिए ओनली एकमात्र बुक, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए, दैट इज लक्ष्मीकांत, एनफ, ठीक है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी के लिए आप, मेरे ख्याल से अभी तक ऐसी कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं आई जैसी कि पॉलिटी में आपको लक्ष्मीकांत मिलती है वैसी ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में मेरे ख्याल से जो एनसीईआरटी है, स्पेशली 6 to 12, दैट इज एनफ। 6 to 12 में भी अगर मैं बात करूं, एक बार 6, 7, 8 और 9 और 10, इसको आप ऊपर ऊपर से पढ़ लो, दैट इज ओके। उसके शॉर्ट नोट्स टाइप बना लो एक बार पीवाईक्यू देखते हुए। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी है वो है 11th क्लास की 2 एनसीईआरटी और प्लस 12th क्लास की एनसीईआरटी। और अब बात करते हैं, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी सबसे मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है, स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए, कि इकोनॉमी कहां से करें। तो इकोनॉमी का लिए मुझे तो बेस्ट सोर्स लगता है कि आप 11th क्लास की एनसीईआरटी कर लो, और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी में। फॉर एग्जाम्पल, करंट अफेयर्स के लिए आप पीटी 365 की बुकलेट पढ़ सकते हो। इवन जैसे कुछ क्लासेस भी आप देख सकते हो, क्योंकि इकोनॉमी एक ऐसा पार्ट है जिसको आप, कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत ही पेचीदी है, जो इसको आप सिंपली पढ़ के नहीं समझ सकते, उसके लिए आप कुछ क्लासेस देख सकते हो। जिसको जिसके अकॉर्डिंग ठीक लगे आप उस टीचर की क्लासेस देख सकते हो या उसके नोट्स ले सकते हो। सॉरी। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए आप सिंपली कुछ, जैसे मैंने शुरुआत ये की थी कि जब आप बहुत ही शुरुआती फेज में हो तो क्लास टेबल 12th बायो के नोट्स देख सकते हो। कुछ चैप्टर है उसमें, 3-4 चैप्टर है, स्पेशली जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पे है वो देख सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से उससे काम नहीं होने वाला है। एनवायरनमेंट के लिए आपको एक तो करंट अफेयर्स की मैगजीन फॉलो करनी है, और उसके साथ आपको एनवायरनमेंट के लिए कोई ना कोई आपको कोचिंग के नोट्स या फिर आपको कोई वीडियो क्लासेस ये रेफर करनी पड़ेगी एनवायरनमेंट के लिए। और सेम अप्रोच आपकी साइंस टेक में रहेगी कि आपको पीटी 365 पढ़नी है। साइंस टेक ऐसा पार्ट है जिसमें पीटी 365 और जो पीवाईक्यू है, अगर उसका एक्सप्लेनेशन आप ढंग से देख लो तो दैट इज एनफ, ठीक है। ये बात हो गई बुक लिस्ट की, प्रीलिम्स की, ठीक है। अब लेकिन सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आता है वो है हमारे पीवाईक्यू। जो मेरी स्ट्रेटेजी का मेन कोर रहा है, या फिर जो जितने भी टॉपर्स रहे हैं, जितने भी मतलब जिनसे भी मैंने सुना है, जिन्होंने पहले दूसरे अटेम्प्ट में निकाल लिया, जैसे मेरा प्रीलिम्स है वो सेकंड अटेम्प्ट में हो गया था, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि 5-5, 4-4 अटेम्प्ट तक प्रीलिम्स ही नहीं होता। तो प्रीलिम्स न होने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि उसने पीवाईक्यू को ढंग से नहीं देखा। पीवाईक्यू में आपको थीम पता चलेगी, जो इंपोर्टेंट यूपीएससी का ट्रेंड है वो पता चलेगा। अगर आपको आपको समय लग जाएगा निकालने में। इसलिए प्रीलिम्स के लिए मैं एक बार आपको कहूंगा कि आप पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से करो। अब पीवाईक्यू को करना कैसे है? तो पीवाईक्यू को करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पहले तो जैसे कुछ जो मार्केट में अरिहंत जैसी बुक्स चलती है उसमें, हाँ, 25 ईयर या 27 ईयर जो सब्जेक्टिव पीवाईक्यू है, वो आप बुक लेके आ जाओ। वो कंप्लीट आप पहले करो। जब वो आपकी सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट हो जाए तो मैं एक इसमें चीज ये करता था कि मैं यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके, हाँ ठीक है, दिशा या फिर अरियन जो भी आपको ठीक लगे, है ना, वो आप रेफर कर सकते हो। लेकिन इसमें एक जो मेरी अलग स्ट्रेटेजी रही है, या फिर मोस्ट ऑफ द टॉपर्स करते हैं, मैंने क्या किया कि यूपीएससी की वेबसाइट से आप पेपर्स डाउनलोड कर लो, सेम टू सेम एग्जैक्ट पेपर जो यूपीएससी ने पूछे हैं वो पेपर डाउनलोड कर लो। 2014 से आई थिंक मेरे ख्याल से मिल जाएंगे। 2014 से लेके और 2000 जो रिसेंट 25 का पीटी हुआ है उस तक के।
और आप मैं किसी जैसे शुरू-शुरू में आप प्रैक्टिस के लिए हो सकता है कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ लगा लो, लेकिन मेरे ख्याल से किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ में वो अप टू द लेवल नहीं है जो प्रीलिम्स से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। कुछ कोचिंग सर टेस्ट सीरीज़ लेती है, तो बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स के हार्ड बना देती है। कुछ अच्छे बनाती है, ऐसा नहीं है कि सारी कोचिंग खराब बनाती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ की बजाय यूपीएससी के खुद के टेस्ट डाउनलोड करो। और उन्हीं टेस्ट को बार-बार दो, रिपिटिटिव दो। अब इसका क्या रीज़न है? क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप यूपीएससी के टेस्ट पेपर को बार-बार आप उससे टेस्ट दोगे, तो 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपको यूपीएससी के क्वेश्चन का लेवल समझ में आएगा, उसकी लैंग्वेज अच्छे से समझ में आएगी। जो मोस्ट ऑफ आपने सुना होगा कि एलिमिनेशन लगाना है, एलिमिनेशन लगाना है, तो एलिमिनेशन कैसे लगाना है, वो आपको इन्हीं यूपीएससी के पेपर से पता चलेगा। और दूसरा कि आपको ये पता चलेगा कि यूपीएससी फोकस कहाँ करती है, कौन सी थीम है या कौन से सब्जेक्ट है या कौन से ऐसे टॉपिक है। फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलिटी में देखोगे तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 ये मोस्ट ऑफ बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से तैयार होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? पीवाईक्यू से। ठीक है, अब इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाते वरना ये कंप्लीट सेशन प्रीलिम्स पे चला जाएगा। तो अब सी सेट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सी सेट को कैसे अप्रोच करें, क्योंकि सी सेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। मैं अगेन बार बार आपको कहूंगा सी सेट पे आप अच्छे से फोकस करो। सी सेट आपका पूरा 1 साल खराब कर सकता है। मेरे साथ खुद के साथ 2022 में हुआ। मेरे सी सेट में 63 आई थिंक अराउंड 64 मार्क्स आए हैं। यानी अगर एक क्वेश्चन और सही होता तो प्रीलिम्स आराम से हो जाता। तो उसने पूरा 1 साल खराब कर दिया। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि आपको सी सेट की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मैं जब तैयारी कर रहा था शुरुआती फेज में, तब हमारे सीनियर बताते थे कि सी सेट अगर आपकी मैथ्स बैकग्राउंड है या आपने थोड़ा बहुत भी मैथ्स ठीक से किए तो सी सेट को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब वो टाइम चला गया है। अब सी सेट भी आपको कंप्लीट आपको तैयारी करनी चाहिए सी सेट की। ठीक है, अब सी सेट की तैयारी कैसे करें? सिंपल, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू ही सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि सीसेट के लिए जनरली अगर आप कोचिंग जाओगे या फिर अगर आप यूट्यूब पे ढेरों क्लास से देखोगे तो मोस्ट ऑफ द कोचिंग सीसेट के लिए आप देखोगे कि एसएससी की मैथ्स पढ़ा रही है। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। जब आप सीसेट की बुक देखो, सीसेट की क्वेश्चन देखोगे 2014 से 25 तक के, तो मोस्ट ऑफ में ये है कि आपको बहुत ही कॉमन सेंस यूज करना है। और कॉमन सेंस यूज करने के लिए आपको किसी कोचिंग या टीचर की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करें? आप पीवाईक्यू को डाउनलोड कर लीजिए। उन पीवाईक्यू को आप जैसे 3 इसमें मेन पार्ट है। आपको एक तो कॉम्प्रिहेंसिव देखना है, दूसरा आपको रीजनिंग करनी है और मैथ्स करनी है। तो कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट वाले पार्ट के लिए तो मैं कहूंगा कि आप किसी भी क्लास या कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जो सी सेट यूपीएससी ने पूछा है उसको आप 4-5 बार रिपीट कर लो। हाँ, ये है कि अगर आपका कोई सीनियर है, अगर आपका कोई दोस्त है, उसकी सी सेट देखो, सी सेट को अप्रोच करने की हर किसी की अलग अलग क्वालिटी होती है। तो आप किसी के साथ ग्रुप बना सकते हो और उसकी अप्रोच और अपनी अप्रोच मिक्स कर सकते हो। जैसे कि मेरा एक दोस्त था, मैं उसके साथ कॉम्प्रिहेंसिव उसका बहुत अच्छा था। उसने 4 से 5 रूल बना रखे थे और उसी के अकॉर्डिंग वो कॉम्प्रिहेंसिव यूज करता था और उसी से मैं सीखा। तो इसी टाइप से आप भी कर सकते हो। और अब रहा रीजनिंग और मैथ्स वाला पार्ट, तो जिसने जीवन में कभी भी रीजनिंग और मैथ्स नहीं पढ़ी है, जिसको बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं आती है, तो वो यूट्यूब पे कुछ जो फ्री अवेलेबल आपके पास बहुत से रिसोर्सेज पड़े हैं उनको एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप अगर पेपर को सोल्व करते हो तो कॉमन सेंस अगर लगाना सीख जाओगे तो आप आराम से इजीली सोल्व कर लोगे। तो ये हुआ सीसेट वाला पार्ट। अब आपके और जनरली क्या क्या क्वेश्चन रहते हैं? ठीक है, प्रीलिम्स के बाद में मेंस में, तो मेंस में ऐसे जीएस और ठीक है इस पे आते हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स वाला आप सबको एक बार क्लियर है। इस पे फिर कभी किसी और सेशन में डिटेल में कर लेंगे। और अभी मेंस पे अपन आते हैं, ठीक है। तो मेंस में जैसे आपके पास 4 जीएस के पेपर है और एक ऐसे का और 2 ऑप्शनल के हैं और 2 आपके लैंग्वेज के पेपर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले आप स्टार्ट करो जीएस से। स्टार्ट ऐसे से करने की बजाय आप जीएस से स्टार्ट करो और जीएस में भी कंप्लीट आप जीएस 1 2 3 4। इवन मैं ये कहूंगा कि जैसे कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि एथिक्स वाले, हाँ हाँ मैं एथिक्स वाले पे आ रहा हूँ, बहुत से लोगों के एथिक्स पे डाउट है, एथिक्स पे मैं आ रहा हूँ। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि एथिक्स को सबसे पहले दिन स्टार्ट करते हैं। जैसे फाउंडेशन बेच में चलता है कि कोई भी बेच में आप आके एडमिशन लो तो किसी से भी सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं, एथिक्स से स्टार्ट प्लीज मत कीजिए। क्योंकि एथिक्स से आप स्टार्ट करोगे, एथिक्स बहुत ज्यादा पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, एथिक्स समझने का सब्जेक्ट है। तो आप जीएस से स्टार्ट करो। अगर हिस्ट्री से स्टार्ट करो तो वेल एंड गुड, जियोग्राफी या हिस्ट्री
किसी में से भी स्टार्ट करो, जीएस 1 2 3 4। सिंपल सी अप्रोच रखो जीएस में। जीएस को जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका सबसे बड़ा टीचर है इसमें आपका सिलेबस। तो सिलेबस को आपको अच्छे से करना है। सिलेबस एक-एक की पॉइंट आप पहले सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड कीजिए जीएस का 1 2 3 4। उसकी अलग-अलग थीम को पहचानिए और उस थीम के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाइए। जीएस को अप्रोच कर रहे हो तो सिलेबस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले थीम वाइज आप सिलेबस का ही एनालाइज करो। जैसे मैं जब तैयारी कर रहा था तो मेरे को सीनियर ने बहुत अच्छे मतलब तरीके बताए कि आप जब सिलेबस को सबसे पहले, भले ही उसमें 5 दिन लग जाए, लेकिन आप सबसे पहले सिलेबस को डिकोड करना सीखो। और अगर ये आप अपने किसी सीनियर के साथ कर रहे हो, दैट इज, आई थिंक ये बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? और सिलेबस जब डिकोड हो जाए तब आपका रोल आता है पीवाईक्यू का, कि आप पीवाईक्यू का कोई अच्छी बुकलेट जिसमें या तो सोल्ड या अनसोल्ड दोनों ही आपके हैं, आप पीवाईक्यू निकालो और पीवाईक्यू देखो और देखो कि सिलेबस में जो थीम दी हुई है, मेरे ख्याल से 2 250 करीबन सारी थीम है। कुछ ऐसी थीम है जिस पर यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है और कुछ ऐसी थीम है जिस पे यूपीएससी कम क्वेश्चन पूछती है। तो इन थीम को आप पहचानो और ये भी पहचानो कि जैसे सिलेबस क्या है कि बहुत ही वास्ट सिलेबस दे दिया, ओपन एंडेड सिलेबस दे दिया। जैसे सिलेबस का आई थिंक मैं याद कर पा रहा हूँ, पहला ही पॉइंट है कि एंशियंट से लेके और मॉडर्न तक जो आर्किटेक्चर है, लिटरेचर है और आर्ट फॉर्म है, इनकी इनके बारे में हमें करना है। लेकिन अब आप इतना कैसे करोगे? लेकिन वहीं जब आप पीवाईक्यू को देखते हो तो मोस्ट ऑफ इस थीम से आप देखोगे कि एक तो मथुरा कला, गंधार कला, ये क्वेश्चन फिक्स है। या फिर आर्ट फॉर्म से आपसे पूछेंगे तो चित्रकला या फिर रॉक कट आर्किटेक्चर का यूपीएससी का क्वेश्चन पूछना फिक्स है। तो इस टाइप की अगर एक साल अगर उन्होंने आर्किटेक्चर से पूछ लिया तो दूसरी बार आर्ट फॉर्म से पूछेगा, हो सकता है अगली बार लिटरेचर से पूछ ले। इस तरह आप डिकोड कर सकते हो सिलेबस और पीवाईक्यू को साथ में रख के कि पेपर किस तरह आ सकता है और यूपीएससी के पेपर का नेचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो। सिलेबस डिकोड हो गया। सिलेबस डिकोड होने के बाद आपकी पीवाईक्यू अगर आपने अच्छे से देख लिए, फिर आप पेपर वाइज नोट्स बनाना स्टार्ट करो। इवन जैसे पेपर है, जैसे जीएस 1 है तो जीएस 1 हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी, ये तीन इसके इंपॉर्टेंट मेजर पार्ट है। इन तीनों पार्ट के आप अच्छे से नोट्स बनाओ। लेकिन जब नोट्स बनाओ ना तो एक चीज आपकी बहुत, जैसे अभी आप में से कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर नोट्स कैसे बनाएं, तो नोट्स बनाते टाइम आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि नोट्स आपके बहुत ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, बल्कि नहीं होने चाहिए। अगर नोट्स बल्कि हो गए तो उन नोट्स का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सबसे पहले पार्ट जब आप नोट्स बनाओ, फॉर एग्जाम्पल आप हिस्ट्री के नोट्स बना रहे हो, तो पहले तो उस पूरे पार्ट को 2 3 सोर्स से पढ़ लो। मेरा तो यही रहता था कि मैं जैसे कोई पार्ट है तो उसको मैं 2 3 सोर्स से पहले अच्छे से पढ़ लूंगा। पूरे उस किताब जैसे पेज 1 से पेज 50 तक या पेज जो भी 500 जितनी भी पेज की बुक है उस तक जाने की बजाय मैं जो थीम मुझे दी गई है, जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, सिर्फ वही पार्ट मैं 2 3 बार पढ़ लूंगा। अलग अलग सोर्सेस में जितना मेरे को मिल गया मैंने देख लिया। अब आई नोट्स मेकिंग की बात। जब भी नोट्स बना रहे हो तब आपको यह ध्यान रखना है कि जो चीजें आपको अच्छे से याद हो गई है उसको अब नोट्स में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नोट्स में वो चीजें लिखनी है जो एक आप सीधा एग्जाम हॉल तक लेके जा सकते हो और दूसरा कि उसका उपयोग बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको एक छोटा सा टॉपिक में एग्जाम्पल लेता हूं, एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये आपके, तो इसके अगर मुझे नोट्स बनाने हैं तो मैं कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले एसएचजी की जो बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प कंसाइज डेफिनेशन आप लिख लो, ठीक है। और उसके बाद में थोड़े से उससे रिलेटेड अच्छे डेटा, अच्छे मॉडल कौन कौन से होते हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अच्छे डायग्राम क्या है, कुछ अच्छे अगर आपने एग्जांपल्स लिखने हो, कुछ ऐसे एसएसजी जो इस फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें जब हो जाए तो आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको एसएसजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उस नोट्स में लिख सकते हो। नोट्स बनाने को लेके एक अनोदर अपन सेशन बाद में फिर अपने टेलीग्राम चैनल अशोक सोनी आईआरएस सर्च कर सकते हो, उस पर हम फिर से एक नोट्स बनाने का डिटेल्ड सेशन कर लेंगे। इस पे एक अभी हम ओवरव्यू अपन ले रहे हैं, ठीक है। अब अब अगली बारी आती है कि कैसे सेम आपको अप्रोच रखनी है। जीएस 1 2 3 3 तक तो सेम अप्रोच रखनी है। और जब आप आंसर भी लिख रहे हो तो आंसर लिखते टाइम जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री या आर्ट एंड कल्चर को अप्रोच कर रहे हो तो उसमें सिंपल अप्रोच है कि मुझे मेरे इस क्वेश्चन में कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्तूपा पे कोई क्वेश्चन है तो एक स्तूपा का डायग्राम होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही अगर मुझे कोई मंदिर कला के बारे में लिख रहा हूँ, गंधार कला के बारे में लिख रहा हूँ, नागर कला के बारे में लिख रहा हूँ, तो उसके डायग्राम आने चाहिए, उसके एग्जाम्पल आने चाहिए।
सेम थिंग ज्योग्राफी में, फॉर एग्जांपल अगर आप भूकंप के बारे में लिख रहे हो और जो जैसे बेथोलिथ, लेपोलिथ, लेपोलिथ, ये इस टाइप की जो आपकी जो टर्मिनोलॉजी, एक तो आपको ये पता होनी चाहिए, प्लस इनका डायग्राम भी आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है? और इंडियन सोसाइटी में आपको अच्छे जो अप्लाइड एग्जाम्पल है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पेपर 2 पॉलिटी के आप जब क्वेश्चन लिख रहे हो, तो आपके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आप अच्छे से मेंशन करो, कुछ आर्टिकल आप अच्छे से याद करो और कुछ कमेटी की जो रिपोर्ट है, उनको आप मेंशन करना मत भूलो अपने आंसर में। ठीक वैसे ही सोशल जस्टिस और गवर्नेंस वाले पार्ट में आपको करना है। गवर्नेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि कुछ गवर्नमेंट की जो इंपॉर्टेंट स्कीम है, उसको अच्छे से मेंशन करो। कुछ ऐसी स्कीम है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उसको एग्जाम्पल में मेंशन करो। और इंटरनेशनल रिलेशन पे जब आप आओ, तो इंटरनेशनल रिलेशन पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ऑर्डर वाइज डायमेंशन खोलो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे अगर किसी दो देशों के बायलैटरल रिलेशन के बारे में बात करनी है, तो सबसे पहले अगर उनके बीच में कुछ जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है तो वो मेंशन करो, जियोग्राफिकल बैकग्राउंड है तो वो मेंशन कर सकते हो, पॉलिटिकल है तो वो मेंशन करो, ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिकल अगर है तो। फिर इकोनॉमी वाले सेक्टर को खोलो। इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड कैसा है उनके बीच में, एनर्जी का क्या वो है। फिर आप सिक्योरिटी पे आओ। सिक्योरिटी पे अगर आप आओगे तो सिक्योरिटी पे आप सबसे पहले आपकी किस तरह उनके बीच में भू-सामरिक रिलेशंस है। इस टाइप जब आप डायमेंशन खोलना सीख जाओगे ना, तो आपके कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, जैसे एक डाउट ये भी रहता है कि कई बार सर कि क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है या पहले वो पढ़ा ही नहीं, तो उसका कैसे आंसर दे सकते हो? तो अगर आपने मल्टीपल टाइम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की है, तो निश्चित तौर पर आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? अब पेपर 3 पे सिंपल सी बात है, जीएस पेपर 3 यूपीएससी ने क्यों लिया है? इसलिए लिया है कि उसकी एक अप्रोच है कि आपको डेटा, फैक्ट इत्यादि अच्छे से पता हो, वेन डायग्राम, पाई चार्ट। इसलिए जब आप जीएस 3 के क्वेश्चन भी देखते हो ना, तो आपको दिखेगा कि जीएस 3 में यूपीएससी काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन पूछती है और उनके आंसर भी आपको स्पेसिफाइड देने हैं। जैसे कि अगर मैं 2023 वाले प्रीलिम्स मेंस की बात करूँ, तो यूपीएससी ने उसमें क्वेश्चन पूछा था कि आप अनएम्प्लॉयमेंट के अकाउंटिंग मेथड्स कौन-कौन से हैं? आप उनका वर्णन करो। अब अगर ये आपने पढ़ नहीं रखे हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। ठीक वैसे एक और क्वेश्चन था कि जो चंद्रयान 3 है, इसके पेलोड्स कौन-कौन से हैं? तो इसके लिए आपको स्पेसिफिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। टू द पॉइंट आपको याद होना चाहिए क्योंकि साहित्य पेलोड्स और उसके बारे में उनका क्या-क्या उद्देश्य रहा है। तो ये बहुत ही टेक्निकल आंसर हो जाता है, खासकर ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि जो आईआईटी में है उनको ये टेक्निकल चीजें याद करने की शुरू से आदत है, लेकिन ह्यूमैनिटीज वाले बैकग्राउंड के लिए ये बहुत चैलेंज का विषय हो जाता है। ठीक है? ठीक वैसे ही हो सकता है अगली बार आपको ये पूछ ले कि जीवीए या जीडीपी के अकाउंटिंग मेथड कौन-कौन से, तो आप इन सब के लिए पहले से तैयार हो। अब आते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट एथिक्स पे। तो जीएस 4 आई थिंक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं, तो मेरे जीएस 4 में 127 मार्क्स थे, जो आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे हिंदी मीडियम से। तो जीएस 4 एक ऐसा इम्पोर्टेंट मतलब पार्ट है जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है। यानी कि अगर आपने जीएस 4 को अगर, और दूसरा यह है कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आप मिनिमम आउट अगर इस पे आप मेहनत दोगे ना, तो इसमें आपको मैक्सिमम गेन होगा। लेकिन मेरा बहुत ही हम्बल आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जीएस 4 की जब आप तैयारी कर रहे हो, तो आप इसको ज़्यादा पढ़ने मत बैठ जाना। क्योंकि जीएस 4 कहीं से भी पढ़ने का ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है, ये सोचने का और अप्लाई करने का पूरा-पूरा पेपर है। आप देख रहे हो कि जब हम जीएस 1 से अभी हम जर्नी करते आ रहे हैं, जीएस 1 में देखा कि अलग रिक्वायरमेंट है, जीएस 2 में अलग है, जीएस 3 में अलग है। लेकिन जीएस 4 में क्यों यूपीएससी ने जीएस 4 का पेपर डाला है? वो आपकी एथिकल वैल्यूज़ चेक कर रहा है, वो आपका अप्लाइड नॉलेज चेक कर रहा है। वो देखना चाह रहा है एग्जामिनर कि कैसे आप की जो योजनाएँ आपको दी जाती है, क्या सिर्फ़ उसको आप टेक्निकल रूल या नियम के अनुसार ही लागू करते हो या फिर आप उसको करुणा, सहृदयता, इस प्रकार के एस्पेक्ट भी आप देखने की आपके अंदर क्षमता है या नहीं है? आपको क्यों 6 केस स्टडी दी जाती है? वो इसलिए दी जाती है कि केस सॉल्विंग कैपेसिटी आपकी कैसी है। तो आज से एक चीज़ गाँठ बाँध लेनी है कि जीएस 4 आपका सीखने का विषय है, नहीं कि ज़्यादा पढ़ने का। हाँ, ऑफ कोर्स आपको कुछ ऐसी अच्छी डेफिनेशन उसमें अच्छे से पता होनी चाहिए, कुछ अच्छे एग्ज़ाम्पल आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपको पता होकर भी आप उसको अप्लाई कैसे करते हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जीएस 4 को थोड़ा-सा हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है? जीएस 4 में अगर आप सिलेबस उठा के देखोगे, तो सिलेबस के 8 इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, ठीक है? तो आपको 8 इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, उसमें से 7 थ्योरी वाला है और 8वां पॉइंट है केस स्टडी।
केस स्टडी को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 7 थ्योरी वाले चैप्टर को क्लियर कर लिया है तो 8वां पार्ट आप इजीली कवर कर सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको जीएस 4 की, अब सबसे पहले जैसे आपके भी बार-बार डाउट आ रहे हैं कि सर जीएस 4 की तैयारी कैसे करें? तो जीएस 4 की जब आप तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले तो सेम चीज़ हम फॉलो करेंगे कि सिलेबस डाउनलोड करना है, सिलेबस को अच्छे से डिकोड करना है। हो सके अगर कोई सीनियर आपके साथ हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, जिसके अच्छे मार्क्स आए हैं, जिन्होंने जीएस 4 में जिनकी अच्छी पकड़ है, आप यूट्यूब पे उनके वीडियोज़ देख लो, बहुत सा मतलब फ्रीली अवेलेबल पड़ा है, मैंने भी यही किया था। हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूँ, मेरे इससे जस्ट पिछले वाले मेंस में जीएस 4 में मात्र 84 मार्क्स थे, जिसकी वजह से जीएस में मेरा काफ़ी कम स्कोर रहा। लेकिन उसके बाद में मैंने वापस उसको पूरा रीथिंक किया कि यार मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, और उसमें फिर वापस 1 साल देने के बाद फिर जब 2023 का मेंस दिया तो उसमें मेरे 127 मार्क्स थे। तो उसमें मैंने क्या किया, जैसे पिछले वाले मेंस में क्या गलतियाँ की और इसमें क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो इसमें सबसे पहली तो ये है कि मैंने सिलेबस को अच्छे से समझा, और सिलेबस को समझने के बाद मैंने इसमें, ठीक है, 1 सेकंड। सिलेबस को समझने के बाद पीवाईक्यू को अच्छे से एनालिसिस किया। पीवाईक्यू का एनालिसिस किया तो मैंने पाया कि यार बहुत सी चीज़ें, जैसे अगर इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया या एटीट्यूड हो गया या एप्टीट्यूड हो गया, यार इनके क्वेश्चन तो बार-बार यूपीएससी रिपीट कर रही है। तो हम बहुत सारी चीज़ें इधर-उधर की अनर्गल क्यों पढ़ रहे हैं? ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने की। फालतू में कोई इसके लिए बहुत सारे 3-3 घंटे के बहुत सारे सेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई जैसे कुछ लोग लेक्सिकॉन जैसी बड़ी सी इतनी बुक पढ़ते हैं। मैं लेके तो आया लेकिन मैं आज तक कभी उस बुक को पढ़ नहीं पाया। इवन बहुत सारा कोचिंग का मटेरियल पड़ा है लेकिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जीएस 4 के लिए आपका अप्लाई वाला पार्ट अच्छा है तो आपको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। सिलेबस अच्छे से आप अच्छे से देख लो। सिलेबस देखने के बाद आप पीवाईक्यू देखो। पीवाईक्यू देखने के बाद मैं सजेस्ट करूंगा कि जीएस 4 के लिए स्पेशली आप कुछ टॉपर्स जिन्होंने बहुत अच्छे आंसर लिखे हैं उनकी कॉपी देखो। मैं अगर ऑनेस्टली कहूं तो मैंने पिछले मेंस के बाद में कम से कम, जो चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, मैंने करीबन जितने भी टॉपर्स हैं जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, जिनके जीएस 4 के पेपर अच्छे, जो इनकी स्ट्रेटेजी अच्छी है, जो अच्छा लिखते हैं, सबकी कॉपियां चेक की, खुद से कॉपियां देखी कि क्या वो नया लिख रहे हैं। तो ये उन सबका एनालिसिस करने के बाद मैंने ये पाया कि जीएस 4 को जब आप आंसर लिख रहे हो, एक तो आप कीवर्ड लैंग्वेज में लिखो, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना है, लैंग्वेज नहीं बनानी है, नंबर 1। और दूसरा जीएस 1, जीएस 2 और जीएस 3, इनसे ये पेपर अलग है, ये लिख के ले लेना है। जैसे मोस्ट ऑफ, जैसे मैं स्टूडेंट की जैसे अब भी कॉपी देख रहा हूँ तो मैं एक प्रॉब्लम में देख रहा हूँ कि वो जीएस 4 को भी वैसे ही अप्रोच कर रहे हैं जो जीएस 3 या जीएस 2। नहीं, जीएस 2 3 में आपको डेटा देना है, यहाँ आपको डेटा देने की जरूरत नहीं है। ना ही आपको यहाँ भारी भरकम फैक्ट की या वेन डायग्राम पाई चार्ट, नहीं, इनकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको अपनी एथिकल वैल्यूज दिखानी है, यहाँ पे आपको अच्छे एग्जाम्पल्स दिखाने हैं, ठीक है? तो अब जब आपने टॉपर्स की, आपने सिलेबस डिकोड कर लिया, पीवाईक्यू अच्छे से पढ़ लिए, और उसके बाद में आपको नोट्स बनाने वाले प्रोसेस में आना है। नोट्स बनाने से पहले आपको क्या कर लेना है कि जो जो अच्छा मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है एथिक्स के लिए, जो आपके सिलेबस की डिमांड को मीट कर रहा है, 2-3 सोर्स उठा के ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोचिंग वगैरह कहीं से मत लो, बस सोर्स उठा के ले आओ, ठीक है? वो सोर्स उठा के, और उसमें आप थीम वाइज चलो। जैसे अगर आपको, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें एक चैप्टर एटीट्यूड, तो सबसे पहले आपको एटीट्यूड की अच्छे से डेफिनेशन, अच्छी डेफिनेशन, लेकिन वो डेफिनेशन आपकी खुद की, आप 2-3 सोर्स से पढ़ लो। इवन चैट जीपीटी जो आज के टाइम में सबसे बेस्ट माध्यम है तैयारी का, चैट जीपीटी में भी सर्च कर लो, लेकिन उसकी लैंग्वेज उसकी नहीं लिखनी है, लैंग्वेज आपको अपनी खुद की लिखनी है, ठीक है? ठीक ठीक है, सोर्स पे बाद में आते हैं, जस्ट इसके बाद में सोर्स पे आते हैं एथिक्स के, ठीक है? तो लैंग्वेज आपको अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है एथिकल जितनी भी वैल्यूज है उनकी डेफिनेशन। जैसे अगर आप सिलेबस का तीसरा पार्ट देखोगे तो सिविल सर्विसेज की वैल्यूज है, जैसे पारदर्शिता, जवाबदेहिता, इनकी डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। सुचिता, ये क्या क्या है इनकी डेफिनेशन। डेफिनेशन के साथ साथ कोई अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हम डेनियल गोलमैन को जरूर पढ़ते हैं, हम पीटर सोल्वी को पढ़ते हैं, मेयर को पढ़ते हैं। तो इनकी क्या डेफिनेशन है, इनकी क्या बुक का नाम है, ये जस्ट फॉर वैल्यू एडिशन। और जैसे इनके क्या, जैसे डेनियल गोलमैन गोलमैन ने 6 मॉडल दिए हैं तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये चीजें आपको पता है तो आपका लगभग लगभग काम कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी कुछ मसाला की जरूरत है। तो मसाला क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है जीएस 4 के लिए एग्जाम्पल।
जैसे मैंने इस अगर आप मेरी कहीं कॉपी देखोगे तो उसमें इवन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड करता हूँ कि लगभग कोशिश की है कि हर एक पॉइंट के साथ अच्छा एग्जाम्पल दो, क्योंकि एग्जाम्पल हमारी बात को प्रूव करता है। ठीक है, पहली बात आपको एग्जाम्पल देने हैं, और दूसरी बात जब आप एग्जाम्पल दो ना तो आपके एग्जाम्पल में वेराइटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक ही नियम से एग्जाम्पल देते जाओगे, दैट इज नॉट ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दो तीन बताता हूँ कि कैसे आपको एग्जाम्पल्स में वेराइटी लानी है। जब आप जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ ठीक है, आप महिला सशक्तिकरण पे कोई आप कुछ लिख रहे हो, तो आप जैसे सेवा सेवा एक संस्थान है जो गुजरात से संचालित है लेकिन पूरे भारतवर्ष में काम करता है, तो उस प्रकार के बड़े संगठन का भी नाम दो। लेकिन उसके तुरंत बाद, जैसे मैं वेस्टर्न राजस्थान से आता हूँ, तो रूमा देवी जी जो है, उन्होंने वो भी महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छे से काम करे, तो उनका भी कोट करो। यानी कि रीजनल लेवल के एग्जाम्पल भी दो और बड़े एग्जाम्पल भी दो। और थोड़ा सा आप कोशिश करो ना, जो बहुत आम जो एग्जाम्पल हो गए हैं जिनको हर कोई यूज कर रहा है, उन एग्जाम्पल को आप एक दो बार यूज कर सकते हो, लेकिन बार बार उन एग्जाम्पल को यूज मत करो, प्लीज मत करो। ठीक है। और दूसरा, जब आप जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कॉपी पढ़कर कभी भी एग्जामिनर को ये नहीं लगना चाहिए कि आपका रिलीजन क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपकी मेंटेलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं टेस्ट सीरीज जब भी लिखता था या फिर यूपीएससी के रियल एग्जांपल में, अगर मुझे सपोज करो कि कोई एग्जांपल देना है, हिंदू धर्म का कोई एग्जांपल देना है, तो मैं हिंदू धर्म का सहिष्णुता लिखते तुरंत अगले क्वेश्चन में लिख दूंगा कि इस्लाम का भाईचारा। उसके तुरंत बाद आप सिख धर्म के सेवा का बारे में जिक्र कर दो, और उसके तुरंत बाद आप जैन धर्म की स्यादवाद का जिक्र कर दो, और बौद्ध धर्म की करुणा का जिक्र कर दो। अगर आपने इतना ज्यादा वैरायटी अगर दिया ना एग्जामिनर को, एग्जामिनर आपको मार्क्स अवॉर्ड करेगा ही, पहली बात। ठीक है, अब आते हैं केस स्टडी वाले पार्ट में। केस स्टडी को जब भी आप टेकल कर रहे हो, तो केस स्टडी में आपको सिंपल अप्रोच होनी चाहिए। एक तो आपको टाइमली उसको पूरा करना आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, उसमें बहुत ज्यादा उलझना नहीं है। और दूसरा कि थोड़ा सा ना कम, करीबन जितने भी पीवाईक्यू में केस स्टडी पूछी है 50-55, आप केस स्टडी को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। उससे क्या है कि आप थोड़ा सा टाइमली चीजों को कंप्लीट कर लोगे। और उसके बाद में इंपॉर्टेंट आता है कि लिखना कैसे है, जो आपसे पूछा गया सिंपली उसको लिखना है, और कीवर्ड वाली लैंग्वेज में आपको लिखना है। और ऑप्शन जब आप दो तो वहीं पर आप विकल्प 1 विकल्प 2 उसके पक्ष विपक्ष। ठीक है, केस स्टडी का एक मॉडल केस स्टडी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो अब रहा कि ये कंप्लीट हमने जीएस 1 2 3 4 इन पे हमने बहुत ही शॉर्ट टाइम में बात की। अब है कि ऐसे वाले पार्ट, जब आपका जीएस 1 2 3 4 अगर आपका कंप्लीट हो गया है, तब आप ऐसे पे अच्छे से आ सकते हो। अब आपको ऐसे के लिए अलग से मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब ऐसे में करना क्या है, मेरे ख्याल से गंगा सिंह सर और निशांत जैन सर, इनकी बुक मार्केट में आपको हिंदी में अवेलेबल हो जाएगी। तो आप इनकी बुक रेफर कर सकते हो, जो कि ठीक ठाक अच्छी बुक है मतलब। तो उनकी बुक आप रेफर कर लो। उसके साथ साथ आप खुद से प्रैक्टिस करो ऐसे की। अब पहले दिन जब आप ऐसे लिखने बैठोगे, सिंपल सी बात है, कभी भी पहला ऐसे सबसे अच्छा नहीं होगा। ठीक है, फिर भी आपको शुरुआत करनी है। अगर एक बार ऐसे की है कि अगर आपने जीएस 1 2 3 4 अगर आपने पढ़ लिया है, तो अब आपको ऐसे के लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वो शुरुआत कर देनी है। और कुछ अच्छे जो टॉपर्स ने ऐसे लिखे हैं, जैसे इस बार अगर मैं नाम बोल रहा हूँ, एक मैम है जिनके 144 मार्क्स आए हैं ऐसे में, तो आप उनकी कॉपी देख सकते हो। या फिर जिनके भी ऐसे में अच्छे नंबर आए हैं पिछले 1 2 सालों में, तो उनके आप ऐसे की कॉपी देख सकते हो। आप रवि सियाग सर की कॉपी देख सकते हो। तो आप इस टाइप जिन्होंने अच्छे नंबर लाए हैं उनके आप मार्क्स, आप कॉपी देखो, आराम से देखो, कोई उसमें हर्ज नहीं है। ठीक है, जिन्होंने अच्छे में ऐसे नंबर लेके आए हैं। और दूसरी आपको कि ऐसे में आपको अलग अलग डायमेंशन खोलना आना चाहिए। ऐसे पे जैसे ये है कि आपको एक बहुत बड़ा टाइम देना है जब आप फ्रेमिंग पे, तो आपको अलग अलग 10 12 जो जितने भी ऐसे के डायमेंशन है वो आपको खोलने आने चाहिए। तो इसकी आपको शुरुआत जब आपका जीएस कंप्लीट हो जाए तो ऐसे की आपको शुरुआत करनी है। अगर हम पॉइंट फॉर्मेट में चलें तो सबसे पहले आपको सिलेबस, आपको ऐसे का कोई बहुत बड़ा सिलेबस है नहीं, लेकिन आप कुछ ऐसे देख सकते हो, उसके लिए बुक आप रेफर कर सकते हो। उसके बाद में आप टॉपर्स के कुछ अच्छे ऐसे देख सकते हो। और थर्ड आपका पार्ट आता है कि आप खुद से शुरुआत करो, पहले एक ऐसे लिखो, उसके बाद में दो दो ऐसे एक साथ लिखना शुरू करो, तो मेरे ख्याल से वो हो जाएगा। अब ये है कि आगे बढ़ते हैं कि आप, ठीक है, फिल्म्स के सोर्सेस के बारे में हमने बात कर ली, और मेंस के बारे में भी हमने बात कर ली। ठीक है, और अब बात करते हैं प्रीलिम्स मेंस, और अब उसके बाद में आता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना। तो ऑप्शनल कैसे डिसाइड करें, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रहता है कि ऑप्शनल कैसे डिसाइड करें, है ना। तो देखो दो चीज है,
ऑप्शनल में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। एक कि आपके वो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं कहूँ 2 भी नहीं, अगर एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका ऑप्शनल है, वो आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए। अगर आपको उस ऑप्शनल में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, प्लीज़ उस ऑप्शनल से दूर भागिए। किसी भी टॉपर को देख के कि उसने ये लिया तो मैं ले लूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इन हो सकता है जैसे आपका फर्स्ट में हो गया, सेकंड में हो गया, हो सकता है आपको 2-4 अटेम्प्ट लग जाए। अगर आपको उस ऑप्शनल के साथ मज़ा नहीं आ रहा है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, कोई भी किसी भी या मुझे या किसी भी टॉपर को देखकर आप ऑप्शनल मत सेलेक्ट करें। अपने इंटरेस्ट का होना चाहिए और दूसरा स्कोरिंग होना चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनफॉर्च्यूनेटली ये बात सच है कि कुछ-कुछ ऐसे ऑप्शनल है जिनमें नंबर अच्छे आते हैं और कुछ-कुछ ऐसे ऑप्शनल हैं जिनमें पिछले कई सालों से अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। ये आप एनालिसिस कर सकते हो अपने बेस पे, यूपीएससी इस पे प्रॉपर डेटा निकालती है कि किस ऑप्शनल में कितने नंबर टॉप रहे, ये आप देख सकते हो, ठीक है? ये 2 चीज़ देखने के बाद में अब आप देखो कि अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ज़रूरी नहीं कि जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसी ऑप्शनल को आप, जैसे बहुत से ऐसे हैं जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड फिजिक्स रहता है या केमिस्ट्री रहता है, लेकिन वो आके ह्यूमैनिटीज़ का कोई ऑप्शनल लेते हैं और उसमें बहुत अच्छे 320, 313 नंबर मार देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप देख सकते हो कि अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है और वही आपका इंटरेस्ट भी है, तो वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैंने 12th पे भी हिस्ट्री थी, ग्रेजुएशन में मेरे पास हिस्ट्री थी, पोस्ट ग्रेजुएशन में हिस्ट्री थी, हिस्ट्री से मैंने नेट किया और मुझे हिस्ट्री पढ़ के मज़ा भी आता है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग नहीं था कि मैं ऑप्शनल क्या लूँ, ऑप्शनल मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर था कि मुझे हिस्ट्री ही ऑप्शनल रखना है। तो ये आप देख सकते हो कि आपको एक तो वो आपको आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए और दूसरा अगर आपका बैकग्राउंड है और इंटरेस्ट भी मैच कर रहा है तो आप वो ऑप्शनल आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब बात करते हैं कि ऑप्शनल हमने ले लिया। अब ये है कि एक बहुत बड़ा जैसे डाउट आता है कि प्लान ए, प्लान बी। इस पे थोड़ा टिक के आराम से बात करते हैं। देखो, सिंपली अगर आपके अंदर थोड़ी-सी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा है और आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपकी सिचुएशन सब कुछ अगर मैच कर रही है, तब तो मैं आपको कहूँगा कि एटलीस्ट पहले तो देखो यूपीएससी इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स और यूपीएससी को आप बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। सिंपल ये थोड़ा-सा हार्ड है लेकिन थोड़ा-सा मतलब आप इस पे सोच लें कि आपको ऐसे ही लाइटली लेके तैयारी नहीं करनी है कि ठीक है, वो तैयारी कर रहा है, पड़ोसी वाला तैयारी कर रहा है, तो मैं भी तैयारी कर लूँ। नहीं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। बहुत से एग्ज़ाम हैं, आप आराम से तैयारी कर सकते हो और उनमें आप टाइमली बहुत अच्छी जॉब भी लग सकते हो, ठीक है ना? ये जॉब नहीं है, मेरे ख़्याल से ये सर्विस टू द नेशन है और आपको उसी के अकॉर्डिंग इसको अप्रोच करना है ना? तो पहला चीज़ तो आपको ख़्याल में यही रखना है कि आप सर्विस करने जा रहे हो। ये तो इस पे आपको सोच लेना है कि इसमें रिस्क है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है और अनप्रेडिक्टेबल है, कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है। हो सकता है आपका पहले अटेम्प्ट में हो जाए, हो सकता है आप बहुत ही अगर अनलकी रहो और कई अगर आपकी तैयारी सही दिशा में नहीं है, तो आपको टाइम भी लग सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोनों चीज़ें आपको पहले दिन अगर एक बार आपने डिसीज़न ले लिया, उसके बाद सोचना ही नहीं है, लेकिन पहले ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रख लो कि मेरी सिचुएशन कैसी है? जैसे अगर मैं किस बैकग्राउंड किससे आता हूँ, मेरी सिचुएशन क्या है? और सिचुएशन वगैरह सब आपने अगर एनालिसिस कर लिया है, उसका एक स्वॉट एनालिसिस कर लिया है, उसके बाद में आप आओ इस फील्ड में, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि तैयारी तो आपको अगर आप कर रहे हो तो नो डाउट आपका सिलेक्शन हो नहीं हो, ये एक दूसरी बात है, लेकिन ये आपको देख के बहुत कुछ जाएगी। बहुत, बहुत ज़्यादा इस पूरी जर्नी में आप इस पूरी जर्नी को एन्जॉय करोगे और पूरी जर्नी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है? आप एक गाँव के प्रधान से लेके और जब आप प्रेज़िडेंट ऑफ़ द इंडिया को जब आप एड्रेस कर रहे हो, दोनों लेवल की कैपेसिटी आप में इस पूरी तैयारी की फ़ेज़ में आप में आ जाएगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? अब बात करते हैं कि इसमें करना क्या है, ठीक है? प्लान ए या प्लान बी। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपकी फ़ैमिली बैकग्राउंड, आपकी सिचुएशन सब आपको सपोर्ट कर रही है, तो मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ एट लीस्ट ग्रेजुएशन और फर्स्ट 2 अटेम्प्ट तक आप कोई प्लान बी मत रखिए, ठीक है? प्लान बी बहुत ज़रूरी है, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन एट लीस्ट 2 अटेम्प्ट। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपके अपने एकेडमिक्स को कभी नहीं छोड़ना है। ये प्लान बी आपका अपने आप बन जाएगा, अगर आपके पहले और दूसरे अटेम्प्ट में हो गया कंप्लीट उसी पे फ़ोकस रखिए, वेल एंड गुड। अगर नहीं होता है तो आप एकेडमिक्स को अपना कंटिन्यू रखिए। आप ग्रेजुएशन कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन तक मोस्ट ऑफ ये है कि आप 2 अटेम्प्ट दे लेते हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में 1 साल का आप ब्रेक ले सकते हो। आप 1-2 अटेम्प्ट अच्छे से दे लो। अब अगर चीज़ें नहीं चल रही है, तो इस पे फिर जिद में भी नहीं आना है।
क्योंकि लाइफ यूपीएससी से कहीं अधिक बड़ी है, जिद नहीं करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको, क्योंकि आपकी ग्रेजुएशन हो गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई है, अब आप थोड़ा सा नेट की तरफ ट्राई कीजिए। नेट जेआरएफ अगर आपको हो गया है तो आप 5 साल आराम से साथ में पीएचडी करो, और फिर आपको अच्छे से टाइम भी है, और पीएचडी के साथ आप चीजें मेंटेन कर सकते हो यूपीएससी के लिए। ये तो एक चीज आपको बहुत ज्यादा दिमाग में क्लियर रखना है। तो प्लान बी रखना है, ऐसा नहीं कि प्लान बी नहीं रखना है, क्योंकि प्लान बी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाता है प्लान ए में। प्लान बी अगर आपका चल रहा है तो आप प्लान ए पे फोकस भी अच्छे से कर पाते हो। कैसे? क्योंकि आपको स्ट्रेस नहीं आ रहा है कि यार जीवन में होगा क्या। तो ये चीज आपको रखनी है। लेकिन एटलीस्ट जैसे कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करते हैं और सबसे पहले कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे को करना है नहीं करना। नहीं, पहले तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको क्यों करना है। अगर ये क्यों करना आपके दिमाग में आ जाएगा ना, मैं अपनी एक बारे में सिंपल सा एक बात बताता हूँ। मैंने 2000 आई थिंक मुझे याद आ रहा है 2015, हाँ 2015 से एग्जाम देने स्टार्ट किए मैंने। पटवारी, जेल प्रहरी, जितने भी एग्जाम जो छोटे छोटे एग्जाम हो सकते हैं वो मैंने दिए। लेकिन मेरा किसी भी में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अगर मैं आज ये सोचूं कि यार यूपीएससी में मेरा हो गया, जो कि थोड़ा सा मतलब जो कि ऐसा माना जाता है कि देश में बहुत टिपिकल ये एग्जाम है, वन ऑफ द टिपिकल एग्जाम है, लेकिन मैं पटवारी में रह गया, जेल प्रहरी में रह गया, ग्राम सेवक में रह गया। तो क्या रीजन क्या है? तो फिर मुझे, अगर मैं वापस जाऊं तो मेरे दिमाग में एक चीज आती है कि मेरे पास उन सारे एग्जाम की मैं तैयारी तो कर रहा था, क्यों कर रहा था ये मुझे खुद नहीं पता। मैं कर रहा था क्योंकि सब कर रहे थे, मैं एग्जाम दे रहा था क्योंकि दूसरे भी दे रहे थे, मेरे दिमाग बिल्कुल में ब्लैंक था। लेकिन जब मैं यूपीएससी में आया, मैंने पहला दिया, सेकंड अटेम्प्ट में मेरा हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में ये क्लियर था कि मैं क्यों कर रहा हूं। ये चीज आपको, इस क्यों का आपको जवाब मिल जाएगा ना। क्योंकि जो सर्टिफिकेशन मुझे लगता है, सिर्फ ये मैं अपने लिए बोल रहा हूं कि जो सर्टिफिकेशन मुझे पीपुल की सर्विस में मिल सकता है, जो सर्टिफिकेशन मुझे लोगों से डीलिंग करके, और जो वो खुशी है ना, वो आपको सर्टिफिकेशन कहीं ना कहीं देती है। ये सर्टिफिकेशन का लेवल आपके दिमाग में अगर एक बार आ गया है ना, तब आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे ये काम करना क्यों। तो मुझे ये इसलिए करना है क्योंकि मैं सेटिस्फाइड यहाँ है। ये चीज अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो दुनिया का कोई भी एग्जाम आप आराम से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब वापस प्लान ए और प्लान बी पे आना है। तो प्लान ए आपको मजबूत रखना है, प्लान बी को सेकेंडरी तब तक रखना है, एक बार एटलीस्ट 1 से 2 अटेम्प्ट आप अच्छे से दो। अब अगर चीजें नहीं चल रही है, आप अकेडमिक्स की तरफ आगे बढ़ो, आप स्टेट पीसीएस को भी अपना प्लान बी बना सकते हो। इवन कुछ कुछ अपनी जो किसी का जो प्रोफेशनल वर्क है आप उसमें भी आगे बढ़ सकते हो, दैट इज ओके, ठीक है। तो मेरे मामले में ऐसा था कि मैंने प्लान बी को नहीं रखा। लेकिन आपको मैं ये कहूंगा कि आप प्लान बी को जरूर रखें, लेकिन एटलीस्ट 1 से 2 अटेम्प्ट तक आप यूपीएससी को कंप्लीटली डेडिकेटेड होके दो, ताकि आगे जाके कोई डाउट ना हो। उसके बाद में भी प्लान बी, ऐसा प्लान बी बनाना है जो आपके प्लान ए को सपोर्ट करे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट जो सबका एक डाउट रहता है कि इंटरव्यू वाले पार्ट पे आते हैं कि इंटरव्यू को कैसे मैनेज करें, या फिर इंटरव्यू का, मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये सारी चीजें हम बात करते हैं। मैंने यूपीएससी में 2 इंटरव्यू दिए हैं, ठीक है। और अब इंटरव्यू से पहले आता है आपका डेफ वाला पार्ट, ठीक है। तो आपको अपना डेफ कैसे, तो पहले तो मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जो भी जो थोड़ा सा मेरी तरह रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, और जो थोड़ा हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका एजुकेशन लेवल उस लेवल का नहीं रहता है कि जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें आपको स्कूलिंग या ग्रेजुएशन में ही एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाए। आप सबसे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि प्लीज आप ना, सिविल सर्विस की तैयारी करने वाला कैंडिडेट कोई मशीन नहीं है। वो भी इसी सोशल लाइफ में पला बड़ा इंसान है। तो आपको सबसे पहले कुछ ऐसी हॉबीज अपने अंदर रखनी चाहिए, ऐसी कुछ आदतें अपने अंदर रखनी चाहिए जो आपको एटलीस्ट इंसान बना के रखे, है ना। तो अगर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ अननेचुरल हॉबीज अपने अंदर विकसित कर लो, अगर आपके अंदर नहीं है तो आप कुछ फैंसी हॉबी अपनाओ, नहीं यार, सिंपल। अगर जैसे कई ऐसे दोस्त मेरे हैं जिन्होंने बहुत सिंपल हॉबीज है कि खेत, टेरेस गार्डनिंग उनकी हॉबी है, दैट इज ओके। तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो भी हो रियल होनी चाहिए। एटलीस्ट जब आप पढ़ाई में बोर हो जाओ, जब आप पूरे दिन पढ़ के थक जाओ, तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो करके सिर्फ आपको मजा आना चाहिए। मैं ये कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये सिर्फ मजे के लिए कर रहा हूँ, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे दिमाग को सोचने की शक्ति मिल जाती है मैं जब ये करता हूँ। तो कुछ ऐसी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी को, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करेगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जब आप अपने डेट को थोड़ा सा, है ना, उसको ना फेक करने की कोशिश मत करें। एग्जामिनर आपसे, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है ना, वो आपसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है, उसने एक अच्छी खासी
एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ देखी है, उसने एक अच्छी खासा एक तजुर्बा है उसके पास, और प्लस वो आप जैसे हजारों कैंडिडेट को डील कर रखा है। तो आपको अच्छे से दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आप एग्जामिनर को फेक नहीं कर सकते। तो कुछ भी अपने डेफ में फेक नहीं रखना है। बी हम्बल, बी नेचुरल। और कुछ चीजें, क्योंकि अगर जो बिगनर्स हैं उनके पास अब से मौका है कि आप कुछ अच्छी अच्छी चीजें अभी से करने की कोशिश करो। अगर आप कोई अच्छा स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो आप स्पोर्ट्स खेलो, कोई जैसे कुछ लोग साइकिलिंग करते हैं, साइकिलिंग करो, राइडिंग करो, दैट इज ओके। अगर किसी को ट्रैवलिंग पसंद है तो आप करो, ऐसा नहीं कि आप कंप्लीटली बुक वॉर्म बन के रह जाओ, नहीं, यूपीएससी में ये करना ही नहीं है। आप अगर किताबें खोल के बैठोगे, 1 डेढ़ साल का सिलेबस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन टाइम ज्यादा क्यों लग जाता है? क्योंकि यार हम अननेचुरल, हमें लगता है ना कि यूपीएससी कोई बहुत बड़ी चीज है, बड़ी नहीं है, लेकिन अप्रोच सही होनी जरूरी है। अप्रोच अगर सही होगी तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको इंटरव्यू वाले पार्ट में थोड़ा सा एक तो नेचुरल बने रहना है, दूसरा जो भी मेरी चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर हम्बल है तो मुझे उस चीज को कोई बहुत ज्यादा उससे डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं, ठीक है, इट्स ओके, चल। बस ये कि फेक नहीं करना है, सबसे पहली बात अपने आप में कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। जैसे पिछली वाले इंटरव्यू में और इस वाले इंटरव्यू में मैं अगर तुलना करूं तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा था कि मैं थोड़ा सा, क्योंकि एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, क्योंकि पहले गांव से स्टडी की, उसके बाद में तो अब दिक्कत क्या रही कि आप क्या कि कॉन्फिडेंस अपने आप ही लो कर दो, जबकि आपको करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि सिविल सर्विस में एक गांव से आने वाले स्टूडेंट का भी सिलेक्शन होता है और सिटी में, दोनों इक्वल है, इसमें कोई आपको कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। तो आपको कॉन्फिडेंस अपने अंदर बनाए रखना है, और दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। कॉन्फिडेंस जरूरी है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नुकसानदायक होता है, तो दोनों चीजें एक साथ रखनी है। और तीसरा कि इंटरव्यू वाले पार्ट में जब भी आपका प्रीलिम्स मेंस कवर हो जाए, और इवन इवन तैयारी वाले फेज में, मैं एक चीज आपको बड़े ही मतलब पर्सनली बोलूंगा कि एटलीस्ट आप पर डे डेली 1 घंटा आप निकाल के रखो, जिसमें आपको फिजिकल एक्टिविटी के लिए आपको वो तैयार रखना है कि 1 घंटा मुझे रोज, चाहे मैं वॉक करूं, रनिंग करूं, साइकिलिंग करूं, लेकिन 1 घंटा डेली देना है। इससे क्या होगा, एक तो आपकी स्ट्रेस कम रहेगा, और दूसरा सोचने की जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो अच्छी होगी। और जिससे क्या है कि ऑल ओवर आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होगी, जो कि आपके इंटरव्यू के लिए जरूरी है। और उसके बाद में हॉबीज वाले पार्ट में आते हैं, ठीक है। हॉबी वाले पार्ट में मैं जैसा कि पहले ही बताया, आपको कुछ भी फेक नहीं करना है। अगर आपकी कोई रियल हॉबी है तो आप लिखो, अदरवाइज आप अपना कोई इंटरेस्ट लिख सकते हो। और जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी यूपीएससी की सीएससी की तैयारी शुरू की है, जिनको 2-3 साल बाद देना है, तो आप कुछ अच्छा इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो, आराम से हो सकता है, ठीक है। तो अब इंटरव्यू वाले पार्ट पे हमने बात की, एक बार मैं जल्दी सी आपका, ठीक है, रिवीजन कैसे करें। रिवीजन का सिंपल सा ये है कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, और शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद उनको मल्टीपल टाइम में आपको रिवीजन करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा नोट्स आपके बल्कि नहीं होने चाहिए, नोट्स जितने शॉर्ट होंगे आपका रिवीजन इतना ही अच्छा होगा। और जैसे इसमें क्या है कि कुछ मेरे जो सीनियर्स रहे हैं उन्होंने मुझे कि 5+2 का अपना लो। अदरवाइज मैं तो ये कहूंगा कि आपने आज जिस टॉपिक के नोट्स बना लिए, कल नया टॉपिक शुरू कर रहे हो, उससे पहले अपने पुराने वाले टॉपिक के नोट्स, शॉर्ट नोट्स पढ़ लो। इससे आपका रिवीजन बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचो, ये तो हर पर्सनल जवाब है कि कैसे, किसको किसको किस टाइप का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। मेरे ख्याल से अगर एक बार अपने दिमाग में गोल क्लियर है, मुझे ये तैयारी क्यों करनी है, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन आएगा। हाँ, एक चीज आप कर सकते हो कि आप फैमिली से जुड़े रहो, आप पॉजिटिव रहो। अपने दूर आसपास जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आपको ऐसा दोस्त जो कह रहा है यार कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा नेगेटिविटी से बचकर रहो। 1-2 साल एटलीस्ट खुद को थोड़ा सा जो पॉजिटिव चीजें हैं उनमें लगाओ, खुद फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दो, अच्छी किताबें पढ़ो, जो नेगेटिव चीजें हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहो, ठीक है। और अब ठीक है, अब अगर आप किसी के जो 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 डाउट्स है, आप वन बाय वन आराम से पूछ सकते हो, मैं डाउट्स पे यहाँ पे पढ़ के आपको जवाब देता रहूंगा। ठीक, ठीक है, एक क्वेश्चन है कि, ठीक है, सिलेबस कैसे एनालिसिस करें, ठीक। तो सिलेबस का एनालिसिस करने का यार कोई बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली सिलेबस को डाउनलोड करके और उसका एक एक कीवर्ड पे आपको फोकस करना है। और पीवाईक्यू, जैसे कि अपन ने इस पे पहले से ही बात कर ली कि पीवाईक्यू को क्लब करते हुए आप सिलेबस पे आ सकते हो, ठीक है। अच्छा हाँ, एक डाउट ये है कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़े।
देखो न्यूज़पेपर अपने-अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर हिंदी में अगर आप करना चाह रहे हो, तो मेरे ख्याल से दैनिक जागरण इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंग्लिश में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। इन दोनों में से आप कोई भी एक पढ़ लो, तो काम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा हाँ, करंट अफ़ेयर्स। करंट अफ़ेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ो ही पढ़ो। न्यूज़पेपर के लिए आपको किसी भी यूट्यूब या किसी के लिए पक्का-पक्का सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको खुद से अपने खुद से पढ़ना है। ये इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है और इसलिए आपको जब भी न्यूज़ करंट अफ़ेयर्स की तैयारी कर रहे हो आप, सबसे पहले तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं, कीवर्ड के कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड निकले, कुछ इम्पोर्टेंट केस स्टडी हो या कोई फैक्ट हो तो उसके नोट्स बना लो और उसके साथ में आप कोई एक मंथली मैगज़ीन या पीटी 365 ये फ़ॉलो कर सकते हो। सर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए सोर्स सजेस्ट करो। आप इसमें एक तो पीटी 365 फ़ॉलो कर लो और दूसरा कोई भी कोचिंग के नोट्स, जहाँ पर भी आपने कोचिंग की है या फिर मैं ये नहीं कह रहा क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी मटेरियल अवेलेबल हो वो आप ले सकते हो। ठीक है सर, एनसीईआरटी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? इस पर डिस्कस कीजिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो आप इसमें मेरा ये मानना है कि जो एक तो कि अगर आपको प्रॉपर एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन करने हैं, तब तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए हैं, आप उन्हीं को आप प्रैक्टिस करो। लेकिन अगर आपको यूपीएससी के उससे करना है कि यूपीएससी में जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं, तो अरिहंत या दिशा जैसी जो बुक आती है, उनमें सब्जेक्ट वाइज़ जाके आप क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, अगर आपके और कोई डाउट हो, तो आप आराम से बेझिझक पूछ सकते हो। अच्छा, एक एक डाउट ये है कि स्टडी कौन-सी शिफ्ट में करें, अर्ली मॉर्निंग या नाइट? देखो ये है ना अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए। मेरे अनुसार तो यही सजेशन रहेगा कि आप नाइट की स्टडी को अवॉइड करो और अर्ली मॉर्निंग में पढ़ो, क्योंकि आप में काफ़ी ज़्यादा जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक की आप ध्यान रखोगे। लेकिन अगेन मैं फिर भी ये कहूँगा कि अगर आप 1-2 साल कुछ नहीं होगा यार। आप आराम से जो भी रात, दिन जिसको जैसा ठीक लगे आप पढ़ लो बस, प्लीज़ पढ़ लो। कुछ भी चेंज बस ये है कि ट्राई ये करो, अगर आपको चूज़ करने का ऑप्शन है, तब तो आप मॉर्निंग को ऑप्शन में लो। लेकिन ये है कि अगर किसी को नाइट में अच्छी पढ़ाई होती है, तो आप नाइट को ही करो, क्योंकि ये अपने-अपने अकॉर्डिंग पर्सनल है। किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दिन में, तो जिसको जैसा ठीक लगे। लेकिन ये है कि ईमानदारी से डेली 8 घंटे डेली आपको पढ़ना है। इम्पोर्टेंट क्या है? कंटिन्यूटी। ये है कि ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे टारगेट बना सकते हो कि भाई मुझे ये टास्क 7 दिन में कंप्लीट करना है। फिर जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स जो स्ट्रैटेजी है वो अपना सकते हो कि अपनी पूरी तैयारी को छोटे-छोटे ब्लॉक्स में बाँट लो, कि इन 7 दिनों में मुझे ये वाला पोर्शन कंप्लीट करना है, नेक्स्ट 15 दिनों में ये और इस महीने में ये, बस इतना ही। तो आप ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग पढ़ो, टाइम 7 घंटे लगे, 8 घंटे लगे, किसी दिन 12 घंटा, किसी दिन 5 घंटे, किसी दिन अगर पढ़ाई नहीं भी हो रही है तो लोड नहीं लेना है। बढ़िया आराम से घरवालों के साथ बातें करो, दोस्तों के साथ घूमो, अगर 1-2 दिन नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये है कि ज़्यादा दिन का गैप ना आए। ठीक। डेली कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, ये अपने-अपने ऊपर है। एक एवरेज मान के चलो 6-7 घंटे, 5-6 घंटे इनफ है। बहुत ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा कुछ नहीं है। आप ये है कि 5-6 घंटे का एक एक ठीक-ठाक डेली एवरेज रखो, दैट इज़ ओके। और वही सेम ये है कि किसी दिन अगर पढ़ाई नहीं भी हो रही है, तो कोई बहुत ज़्यादा लोड नहीं। बस ये है कि जब पढ़ रहे हो ना, ये चीज़ आप इम्पोर्टेंट ध्यान रखो कि जब पढ़ रहे हो, तब पढ़ाई कर रहे हो। तब ये नहीं है कि पढ़ यहाँ रहे हो, सोच वहाँ रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई और क्रिकेट खेल रहे हो तो उस समय क्रिकेट खेलो, बाहर घूमने जा रहे हो तो फिर उसी चीज़ पे फ़ोकस करो। तो ध्यान आपका जो चीज़ कर रहे हो उस समय वहाँ होना चाहिए, अलग-अलग बँटा-हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और किसी के क्या डाउट है? सर एंशिएंट हिस्ट्री के लिए बेटे के लिए कहाँ से पढ़ें? एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैंने बता दिया, आर.एस. शर्मा सबसे अच्छी बुक है। आर.एस. शर्मा से बाहर कुछ भी नहीं है। अगर आपको कुछ फैक्ट ज़्यादा ही अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो मैं एक फैक्ट के लिए बुक बताऊँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उस बुक में से आप बहुत ज़्यादा मतलब कंप्लीट ना पढ़ें, बस कुछ टॉपिक पढ़ लें। जैसे आर्या हिस्ट्री करके बुक आती है, जिसको मैंने फ़ॉलो किया है, लेकिन वो तभी जब आपका ऑप्शनल हिस्ट्री हो, अदरवाइज़ उस पे नहीं जाना है। बस ये कि कुछ उसके स्पेसिफिक टॉपिक जिनसे यूपीएससी पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, वो आप फ़ॉलो कर सकते हो। हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए करंट अफेयर्स सफिशिएंट है, लेकिन जो कुछ जो बार-बार पूछी जाने वाली चीज़ें हैं, जैसे बायोटेक हो गया, तो ये चैप्टर आप किसी भी अच्छे कोचिंग नोट से या फिर अगर आपको कोई भी मटेरियल अवेलेबल है,
जनरल कोई भी एक मटेरियल पिक कर लो, बहुत सारे नहीं होने चाहिए, एक मटेरियल पिक कर लो और उससे अपने कुछ एक बार नोट्स बना लो और उसको करंट अफेयर्स के साथ क्लब करके अपडेट करते जाओ। ठीक है, तो अभी हम कुछ डाउट्स और लेंगे और उसके बाद में सेशन को यहीं विराम देंगे, तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छा एक डाउट है कि टॉपर्स कॉपीज को कैसे एनालिसिस करें। कुछ नहीं, उसको अच्छे से पहले एक बार पढ़ो और देखो कि उसने क्या अप्रोच अपनाई है, और उसके बाद में जब आप मल्टीपल वे में उसको मल्टीपल टाइम पढ़ोगे ना, तो आपको उसकी स्ट्रेटेजी पता चल जाएगी कि उसने, आप जनरली देखोगे कि उस टॉपर को बहुत चीजें बहुत ज्यादा उसने याद नहीं कर रखी, लेकिन जितनी कर रखी है उसको अप्लाई बहुत अच्छे से कर रहा है। ठीक है सर, लक्ष्मीकांत को दिन मंथ में अप्रोक्स कंप्लीट करें। अच्छा कितने दिन में? मेरे ख्याल से ये है कि अब देखो, मैं तो ये इस अप्रोच रखता था कि मैं एक बुक को स्पीड बुक कंप्लीट करूंगा, लेकिन मल्टीपल टाइम में करूंगा। देखो दो अप्रोच है, एक ये है कि आप एक कोई भी बुक को पूरे 15 दिन 20 दिन लेके बैठे हो, और दूसरा और उसमें एक बार पढ़ते हो, लेकिन जब आप पहले दिन पढ़ोगे और आखिरी दिन आप पहले दिन वाला भूल जाओगे। वहीं दूसरी अप्रोच ये है कि आप एक बुक को 4 से 5 दिन में कंप्लीट कर दो, लेकिन 15 से 20 दिन में 3-4 बार पढ़ लो। तो मेरे ख्याल से वो वाली स्ट्रेटेजी ज्यादा बेटर है, आप मल्टीपल टाइम पढ़ो बजाय इसके कि धीरे धीरे पढ़ रहे हो। हाँ ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो थोड़ी सी आप स्लो पढ़ सकते हो, ताकि आपके कंसेप्ट है वो एक बार क्लियर हो जाए दिमाग में। ठीक है, ठीक है, इस सेशन को आई थिंक यही विराम देते हैं। और लास्ट में कुछ, जैसे कि आपका ये डाउट है कि अपनी तरफ से टिप्स, सिंपली बहुत सिंपल अप्रोच आपको अपनानी है कंप्लीट यूपीएससी के प्रति। सबसे पहली बात, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये डुएबल है। कोई भी बैकग्राउंड का व्यक्ति, किसी भी एजुकेशन, जिसका चाहे एजुकेशन बैकग्राउंड कोई भी हो, इसमें इजीली अगर वो डेडिकेशन रहता है, कंप्लीट अगर डेडिकेट बना रहता है, तो वो कंप्लीटली इसको आराम से कर सकता है। बस ये जरूरी क्या है कि आपकी डेडिकेशन, आपकी ईमानदारी, और जो मैंने पहले डिस्कस किया कि मुझे ये क्यों करना है, ये क्यों अगर क्लियर है, सर्विस टू द नेशन अगर आपके दिमाग में है, यू कैन इजीली डू इट। ठीक है, दूसरी बात कि इस पूरी जर्नी में खुद को पॉजिटिव बनाए रखना है। नेगेटिव चीजों से कुछ समय के लिए आपको, इवन तो पूरी जीवन में भी दूर रहना चाहिए, लेकिन कुछ समय के लिए दूर रहना है। फिजिकल एक्टिविटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, एटलीस्ट आधा घंटा से 1 घंटा दिन में, जो कि हम जनरली इग्नोर करते हैं, वो इग्नोर नहीं करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जिसको मैं लास्ट में इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप एकदम इस पे क्लियर रहें, कि जो भी आपकी इस जर्नी में, जो भी आपका सपोर्ट सिस्टम है, उसके प्रति आप ईमानदार रहें। अपने माता पिता के प्रति ईमानदार रहें, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें, या फिर जो भी आपके जो अच्छे फ्रेंड्स हैं, जो आपकी इस जर्नी में साथ है, उन सबके प्रति ईमानदार रहें। जैसे मेरे मामले में ये है कि अगर मैं आज आपके सामने यहाँ आके बोल रहा हूँ, या फिर तो इसमें मैं अपना अगर योगदान देखूं तो मात्र 5% भी नहीं, लेकिन 95% योगदान है मेरे माता पिता का, मेरे भाई का, या फिर हर एक उस दोस्त का, जब आप टूट रहे थे तो उन्होंने आपका साथ दिया। जैसे कि इससे पिछले वाले इंटर मतलब अटेम्प्ट में मैं एकदम इंटरव्यू स्टेज पे जाके रह गया, तो रह गया कोई बात नहीं। काफी ऐसे अच्छे ग्रुप मेरे साथ था, दोस्त थे, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है आज फेल हुए हैं, कल वापस जाके पढ़ने बैठ गए। तो एक सपोर्ट सिस्टम जो आपके साथ रहता है, उसके साथ आप भी उसी एंगल से बने रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपका लक्ष्य है उसके प्रति ईमानदार रहें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हर एक के प्रति थोड़ा हम्बल रहे यार। ज्यादा मतलब एक होता है ना कि ईगो वाला माइंडसेट, वो काम नहीं करेगा। ईगो वाला माइंडसेट रखोगे, पढ़ाई के प्रति कम ध्यान दोगे, फालतू की चीजों के प्रति ज्यादा ध्यान दोगे। आपको सिंपली अगर कहीं से किसी से भी वाद विवाद भी हो जाए ना, जनरली मोस्ट ऑफ के दिल्ली आके या बाहर जाके तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक चीज रखना है कि किसी से वाद विवाद भी हो जाए, सिंपली ये है कि ठीक है, जहां तक कोशिश हो बातचीत से समाधान निकाल के सॉरी बोल के आगे निकलो और अपने पढ़ाई पे फोकस करो। बहुत ज्यादा चीजों में एक साथ होता है ना कि आपको एक साथ आप मल्टीपल यू आप एक साथ दो घोड़ों पे जैसे सवार नहीं हो सकते, ठीक वैसे आप एक साथ मल्टीपल चीजों में नहीं हो सकते। तो इसमें यह है कि जब तक आपको कंप्लीटली उन्हीं जिन चीजों में आपको फायदा है, जहां आपका गोल है, बस उसी पे फोकस करना है। फालतू की अनावश्यक चीजों से आपको दूर ही अपने दिमाग को रखना है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एट द एंड, इस कंप्लीट सेशन के लिए आपने 1 घंटे तक मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का थैंक यू। थैंक यू सो मच। अगले सेशन में फिर से मिलते हैं।
तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।